हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है। कक्षा 6 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे। और उससे पहले मैंने 6 जो चैप्टर हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो पहले आप पीछे जाकर वह भी देख सकते हैं। और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी कड़ी के अंदर हम आगे चलते हैं। चलो हम आज अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम कुछ इस तरीके से है। अध्याय 7, हमारा देश भारत। जो हमारा देश है भारत है, ये एक प्रायद्वीपीय देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये क्या है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी तक, है ना, फैला हुआ है। तो इस देश के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस देश की क्या क्या भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, राजनीतिक, प्रादेशिक, प्रशासनिक जो सीमाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और देखेंगे कि इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो हम आज का अध्याय यहीं से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यानी कि जो है ना, उत्तर के अंदर हिमालय है, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है, पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है भारत देश की वह 3200 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अब ये चीन को भी पीछे कर चुका है। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो ग्लोब होता है हमने देखा उसको हमने क्या 4 गोलार्धों में डिवाइडेड किया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य से गुजरती है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार के कारण लगभग 29 डिग्री के कारण भारत में पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक समय का एक लंबा अंतराल हो जाता है। इस समय अंतराल को मिटाने व संपूर्ण भारत में एक ही स्थानीय समय की गणना करने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। तो क्योंकि ना भारत के अंदर जो है ना देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, लगभग कितना है, 29 डिग्री तक है। इस वजह से क्या कहते हैं कि समय का अंतराल 2 घंटे तक का फर्क आ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और 29 डिग्री है तो 56 मिनट के आसपास हो गया, यानी 2 घंटे के लगभग हो गया। तो ये जो इतना बड़ा पूरे देश में अंतराल है, यानी कि पश्चिमी छोर पे जब 6 बज रही है तो पूर्वी छोर के ऊपर वो वहां पर उससे पहले कितने बजेगी, है ना। तो मतलब सूर्य मतलब बजेगी तो उतनी ही, लेकिन जो सूर्यास्त और का समय जो है ना आगे पीछे होता है। इसलिए क्या है, भारत के अंदर एक मानक योम्योत्तर मान लिया मध्य की रेखा, जिसका अपने 82.5 डिग्री जो है वो पूर्व भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसलिए इसको मानक मान लिया। और क्या है, इसके दोनों छोरों पर अपने टाइम को लगभग समान कर दिया। कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो मानक याम्योत्तर है बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे अमेरिका है। भारत के पड़ोसी देश, भारत जो है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या वैसे 7 है और फिर दूसरे जो जलीय द्वीपीय देश जो है भारत के वो भी हैं, वो 2 हैं। जो पश्चिम के अंदर पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम के अंदर अफगानिस्तान है ऊपर की तरफ, फिर चीन आ जाता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ये जो 7 देश हैं ये हमारे भारत देश के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, जबकि श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो हमारे साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यानी जो पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यानी जो भारत है उसकी राजनीतिक व्यवस्था को और उसका प्रशासन संभालने के लिए संपूर्ण भारत के उसको कितने जोन में बांटा गया है? 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, ताकि भारत का शासन आसानी से सुचारू रूप से चलाया जा सके। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा राज्य है। यानी कि जो राज्य हैं उनका मुख्यतः विभाजन जो किया गया है, उसका क्षेत्रीय सीमाओं का निर्माण जो किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया है। तो इसके लिए हमने फजल अली आयोग का गठन किया था। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। भौतिक विभाजन भारत एक विविध भौतिकता वाला देश है। संपूर्ण भारत को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जो भारत है ना, बहुत बड़ा उसका जो क्षेत्र होने की वजह से क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या है, भौगोलिक विविधता आ गई है। यानी कि इसके अंदर सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की विविधताएं हैं। सांस्कृतिक विविधता है, भौतिक विविधता है, सामाजिक विविधता है ना। उसका कारण सबसे बड़ा यह है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण। और दूसरा क्या होता है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसके अनुसार हमारा सांस्कृतिक कल्चर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मरुस्थल में रह रहे हैं तो वहाँ पर हम किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, ऐसे सूती कपड़े पहनेंगे जहाँ पर हमारे को क्या हो कि ना, मतलब गर्मी के अंदर ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो। यही अगर हम पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं तो हमारे को ऊनी वस्त्रों की अधिकता आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर सर्दी अधिक होती है। उसी तरीके से जैसे मरुस्थल के अंदर पानी की कमी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टांकों का निर्माण, पानी के टांके बनाएंगे ताकि हम पानी को रिजर्व कर सकें। और जहाँ पे पानी की अधिकता है वहाँ पे घरों में पानी के लिए ना मतलब व्यवस्था अच्छी होगी, तो ज़रूरत नहीं है कि ज़मीन खोदते ही पानी आ जाएगा। तो उनको टांके बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पर हर समय पानी उपलब्ध रहेगा। तो ये क्या होता है कि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी जो सांस्कृतिक विभिन्नता है वो हमारे भौतिक विभाजन की वजह से भी आई है कि हम पर कौन से भाग में रह रहे हैं देश के। क्योंकि देश का हमारा जो देश भारत है उसमें सभी भौतिक भाग आ जाते हैं लगभग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूरोप की बात करें तो वो क्या है, आर्कटिक वृत्त है। उसके आर्कटिक वृत्त के वहाँ पर स्थित है यूरोप, जो यूरोप महाद्वीप है। तो वहाँ सर्दी का इलाका है, तो वहाँ सर्दी के ही कपड़े वगैरह जो भी है, वहाँ भौगोलिक विभिन्नताएं होगी, लेकिन वहाँ का जो मौसम है वो है ना 12 मास एक ही तरीके का रह रहा है। जो गर्मी है वो भी पूर्ण रूप से नहीं आ रही है ना। तो वहाँ का कल्चर उस तरीके से होगा। और हमारे यहाँ तो 4 मौसम भी बनते हैं, है ना। वैसे सभी देशों में लगभग बनते हैं, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसे भारत है, भारत के अंदर दक्षिणी भाग में चले जाओ तो वर्ष के अधिक समय में गर्मी रहेगी, और उत्तरी भाग में चले जाओ तो वर्ष के अधिक समय में सर्दी रहेगी। इस तरीके से भौतिक विभाजन जो है हमारे देश के, क्या हमारा देश जो है वो एक भौतिक विविधता वाला देश है ना। और वही हमारी सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सभी प्रकार की जो विविधताएं हैं उनका आर्थिक विविधता जो भी है उसका निर्माण करते हैं। तो भौतिक विभाजन देखते हैं हम भारत का। भारत एक विविध भौतिकता वाला देश है। संपूर्ण भारत को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तर में हिमालय, मध्य में भारत का उत्तरी मैदान, भारतीय महामरुस्थल पश्चिम में, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और घाट और तटीय मैदान। तो आप देखेंगे कि हमने ऊपर से लेके नीचे तक सा ना एक भारत को बना दिया है। जैसे एक है ना, सबसे ऊपर है हिमालय। हिमालय क्या करता है, जो हिम प्लस आल्य, हिमालय है जो बर्फ का घर, हिम मतलब बर्फ, आल्य मतलब घर। तो ये क्या हो गया, बर्फ का घर। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एक संतरी का काम करता है, ठीक है ना। जो
उत्तर भारत की जो साइबेरिया वगैरह से जो ना शीत ऋतु के अंदर या शरद ऋतु के अंदर जो वहां से ठंडी हवाएं आती है, जो सर्द हवाएं ठंडी हवाएं जो आती है शीत ऋतु में, उनको रोकता है। अगर हिमालय ना हो तो हमारे देश के अंदर जो भौतिक विविधता है इतनी ना हो, ठीक है ना, जो वो सर्द हवाएं हैं। और देश जिस सर्द हवाओं से जूझ रहे हैं वैसे हम भी जूझे। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है जाता है। जो हिमालय है, ठीक है ना, वैसे तो हिमालय में क्या है कि हिमालय से पहले भी एक ट्रांस हिमालय है, लेकिन जो ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से भी ऊपर है, तो वो हमारे अफगानिस्तान एरिया में आ जाता है ना। तो हमारा जो हिमालय है वो उसको हमने 3 श्रृंखलाओं में बाँटा है, जो सबसे वृहत हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय, हिमाचल व शिवालिक जो उत्तरी भाग में है, सबसे ऊपर की तरफ उसे हम वृहत हिमालय कहते हैं, और जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिणी भाग में है। फिर बीच में मध्य हिमालय बचा। अब देखते हैं हम वृहत हिमालय और हिमाद्री। हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। जो हिमालय है, मतलब सबसे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अगर आपको मालूम हो तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट का जो कहते हैं वो है। तो वो कहाँ है, वृहद हिमालय में ही है। हालांकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, लेकिन है कौन सा भाग में, वृहद हिमालय में। जो वृहद हिमालय है सिर्फ एक देश में ही नहीं फैला हुआ है, ये भूटान है, नेपाल है, चीन है ना, ऐसे विभिन्न देशों में फैला हुआ है। इसलिए जो वृहद हिमालय के जो सबसे ऊपर का जो शिखर है, ऊंची शिखर है, वह वृहद हिमालय में है। मध्य हिमालय या हिमाचल जो है ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये उत्तर उत्तर है, इससे नीचे चलेंगे तो दक्षिण आएंगे, इससे नीचे चलेंगे तो दक्षिण आएंगे। जो अपने का शिवालिक सबसे दक्षिण में है, ठीक है। अब ये मध्य हिमालय या हिमाचल, अब हिमाचल में क्या है, विभिन्न लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। अब हिमाचल हिमाचल में है मनाली है, शिमला है, कुल्लू है, रोहतांग है ना। तो ये हिमाचल में आ गई ना। तो ठीक है, ये लोकप्रिय यहाँ के स्थान है। फिर आ गया शिवालिक। तो जैसे ही हम इससे नीचे उतर रहे हैं मध्य हिमालय से, तो शिवालिक तो ये क्या है, ये हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है शिवालिक। इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अंतिम श्रृंखला है ना, इसलिए। जैसे ही हम शिवालिक से नीचे उतरते हैं तो हम कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, मैदानों में, ठीक है। मैदानों में जब प्रवेश करेंगे तो वो क्या है, मैदान जो है अभी दक्षिण भारत से तो ऊपर ही है ना, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, भारत का उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। तो जो भारत का उत्तरी मैदान है वो कैसा है, समतल और सपाट है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि है ना, ये क्या होते हैं, कुछ मैदान तरंगित भी होते हैं ना, ठीक है। और इन मैदानों को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन नदियों ने निभाई है वह है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जो सिंधु नदी है वह पाकिस्तान में उसका जो जल का 90% भाग है, या जो उसकी सिंधु की सहायक नदियां वो सारी पाकिस्तान में जल ले जाती है। लेकिन बावजूद उसके जब नदी बहती हैं तो वो मैदानों का निर्माण करती चलती है ना, निक्षेप छोड़ती जाती हैं। तो इंडिया में भी उसके निक्षेप हैं। इसलिए हम कहते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बड़ी 3 नदियां हैं, ये हमारे यहाँ पर क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती है। और जो मैदान होते हैं वह क्या से कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। फिर आ जाता है मरुस्थल। मरुस्थल जो है वो हमारे थार का मरुस्थल, पूरे भारत के अंदर एक ही मरुस्थल फेमस है, फेमस क्या है, वही मरुस्थल है। वैसे 2 मरुस्थल है, ये हमारा गर्म मरुस्थल है, और जबकि जो लद्दाख है वो हमारा शीत मरुस्थल है। क्यों, मरुस्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो जो शीत मरुस्थल है लद्दाख, वहां पर भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन हम यहाँ जिस मरुस्थल की बात कर रहे हैं वह है हमारे भारत का पश्चिमी भाग में स्थित थार मरुस्थल। ये गर्म और रेतीला स्थल है, और वनस्पति की मात्रा भी यहाँ बहुत कम है। तो देखिए, मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इसे थार मरुस्थल नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, थार। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार,
अब जब हम लोग उत्तरी मैदान से नीचे उतरे तो क्या आ गए, प्रायद्वीपीय पठार। इसे पठार है, लेकिन इसे प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत का जो निचला हिस्सा है ना, भारत का जो निचला हिस्सा है ट्रायंगुलर, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। यहाँ क्या है, हिंद महासागर है ना, तो यहाँ पर यह मैदान पठार है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यहाँ पे क्या थे, उत्तरी मैदान थे, ठीक है, मैदान थे यहाँ। अब देखा जाए ना तो यहाँ अगर अपन हिमालय कर दें तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल, ये स्क्वायर और फिर ट्रायंगल। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है, ऐसे है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। यहाँ उत्तर पश्चिम इसे ही तो कहेंगे। यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये भी पठारी भाग जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार उसी का हिस्सा है, यानी ये उसी समय बनी थी। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। इसके अंदर से जो विंध्य और सतपुड़ा भी पहाड़ियां हैं जो उनके वहां से नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती थी, जो पठार है, पठार क्या होते हैं, खनिजों के अजायब घर होते हैं, है ना। तो पठार के अंदर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, पर ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं घाट। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। और फिर है पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा फूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता है। आगे ना पठारों में क्या होती है, खनिज तत्वों की प्रचुरता होती है। ये हमारा भारत का ट्रायंगल, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसके अंदर मैंने ये चीज जो करी है, ये क्या है, पठार है, इसको हम कहेंगे दक्कन का पठार। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है, ये हमारे हैं घाट। ये पश्चिम दिशा में इसलिए पश्चिमी घाट हो गया। ये क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया। एक लाइन क्या है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। ये जो मैंने स्पेस दिखाया है ये क्या है, टूटा हुआ और असमान है। फिर आ जाते हैं तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये जो मैं ये जो है ना, ये इसके बाद की जो जगह खाली दिख रही है ये है तटीय मैदान। क्यों इन्हें तटीय मैदान कहते हैं, क्योंकि ये तट पर स्थित मैदान है। तट, समुद्री तट जो है उस पर स्थित मैदान है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। अब देखते हैं हम डेल्टा। डेल्टा भी भारत के एक भौतिक प्रदेश है। ये क्या करती हैं, जो विभिन्न नदियां होती हैं जब वो समुद्र में मिलती हैं उससे पहले क्या करती हैं, उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। तो जब रफ्तार धीमी हो जाती है तो वो जो जलोढ़ निक्षेप लाती हैं उसको वो सही वहीं रखती जाती हैं, जमा करती जाती हैं, तो डेल्टा का निर्माण होता है। और नदियां क्या करती है, छोटी छोटी वितरिकाओं में वापस बट जाती है। तो ये जो ऐसे करके ना जाल सा बनता है ना, नदियां इनमें से बहती हुई समुद्र में गिर रही है। तो ये जो नदियां हैं इनका ये जो है ना, ये यहाँ पे मिट्टी जो छोड़ दी गई है ये डेल्टा है, ठीक है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। और जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन जो डेल्टा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। क्योंकि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। मतलब दोनों जो है विश्व की बड़ी नदियों में शामिल होती हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील। फिर अगर अगर हम कहते हैं पानी के वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात करते हैं तो अमेजन, ठीक है। और भारत की बड़ी नदियों की बात करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आती है। सिंधु भी बड़ी नदी है लेकिन वह कहाँ की है, पाकिस्तान की है। उसका उद्गम चीन से होता है, भारत से होते हुए वह पाकिस्तान जाती है।
फिर आते हैं द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह हैं इनके ऊपर हमारी अधिकारिता है, ठीक है ना। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो जो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में स्थित है, ये हमारा भारत है। फिर वही ट्रायंगुलर से ऊपर से भारत है, लेकिन मैं दक्षिण भारत का हिस्सा बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ अरब सागर है। अरब सागर के यहाँ पर ये जो यहाँ पे प्रवाल द्वीप बने हुए हैं, इनका नाम है लक्षद्वीप। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसे करके वो बन जाता है, यहाँ बांग्लादेश आता है। फिर यहाँ जो बंगाल की खाड़ी बनती है, यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। तो जो हमारा देश का भौतिक विभाजन था, इस तरीके से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हमने आज भारत का भौतिक विभाजन देखा, हमारे देश की स्थिति देखी कि किन किन 10 अक्षांशों के मध्य स्थित है, किन किन देशांतरों के मध्य स्थित है। हमारे जो देश है उत्तर से लेके दक्षिण दक्षिण तक 3200 किलोमीटर चौड़ा व पूर्व से लेके पश्चिम तक 2900 किलोमीटर चौड़ा है। और इस क्षेत्र के अंदर भौगोलिक जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके कौन कौन से स्थल सीमा से जुड़े हुए देश हैं, उनके हमने नाम देखे सिर्फ। और उसके अलावा जो इसकी जल सीमा जो इससे जल की सीमा से संबंधित जो देश हैं उनको भी हमने देखा कि कौन कौन से देश हैं, ये किन जल संधियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में चर्चा की। तो इस पार्ट में यहीं तक था, और अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।